Good morning students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 17th of April 2023 Monday. अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अगर आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक रिलेटेड अपडेट्स भी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की PDF भी अपलोड होती है। इसके अलावा डेली आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस भी इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज अ ब्रेव मैन एक्नॉलेज द स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, G20 में एग्री ऑन डिफाइनिंग स्टार्टअप्स। रिसेंटली स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन और उनके टैक्सेशन को लेकर के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस जनरेट हुए इकोनॉमी में और ग्लोबल लेवल पर भी। उसी को रिजॉल्व करने के लिए इस बार G20 नेशंस जो हैं वो जुलाई के मंथ तक स्टार्टअप्स की कॉमन डेफिनेशन पर वर्क करेंगे। कॉमन डेफिनेशन मीन्स कि जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं ये स्टार्टअप को एक तरीके से डिफाइन करें कि कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो स्टार्टअप कहलाएंगे, कितना एम्प्लॉयमेंट होगा तो स्टार्टअप कहलाएंगे, किस किस सेक्टर में ऑपरेट करेंगे तब हम इन्हें स्टार्टअप्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स के जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस होते हैं, जो इनका टैक्सेशन ट्रीटमेंट होता है, वैल्यूएशन होता है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले हैं, स्पेशली इंडियन इकॉनमी में भी हमें, जिसकी वजह से एक कॉमन डेफिनेशन और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर फंडिंग को, ग्लोबल फंडिंग को स्मूथली इंश्योर करना है तो स्टार्टअप्स की एक कॉमन डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया जैसे इकॉनमी में जहाँ पर स्टार्टअप मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करते हैं, उनकी जो फंडिंग है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है, उस केस में एक कॉमन डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसी सारी एरियाज में पॉलिसी मेकिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो चैलेंजेस हैं वैल्यूएशन और टैक्सेशन को लेकर के, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए जो G20 नेशंस हैं दे ऑल आर एक्सपेक्टेड टू एग्री ऑन अ कॉमन डेफिनेशन फॉर स्टार्टअप्स टिल द मंथ ऑफ जुलाई दिस ईयर। और इसके लिए जो एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया गया है, स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप, जो बेसिकली इसी डेफिनेशन से रिलेटेड जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उनको लीड करता है। तो जो स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप है जो कि G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है उसके ड्यूरेशन में क्रिएट किया गया है। दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप इज एक्चुअली लीडिंग द डिस्कशन टू एस्टैब्लिश द consistent terminology all across the member country in order to define the investment, funding and other accounting related terms for startups. तो स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप ने इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिया है, डेलिब्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 डिस्कशन जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक सिंगल डेफिनेशन है वो 4th मीटिंग तक निकल कर सामने आ जाएगी। मतलब जो 4th मीटिंग होगी उस ड्यूरेशन तक एक कॉमन कंसेंसस बन जाएगी स्टार्टअप्स को डिफाइन करने के लिए, और वो यूनिफॉर्म डेफिनेशन होगी ऑल अक्रॉस द G20 कंट्रीज़। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाए कि 3 से 4 जुलाई यानी जुलाई के मंथ तक ये डेफिनेशन जो है वो प्रॉबली इसको लेकर के कंसेंसस बन जाएंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट एम्स 45 किलोमीटर ऑफ रोड अ डे इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो इंडिया का जो हाईवे कंस्ट्रक्शन है वो उसमें हमें एक्सेलरेशन देखने को मिल सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया का जो हाईवे कंस्ट्रक्शन है, जो हाईवे बिल्डिंग है, वो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज हो सकता है, सेटिंग अ रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट रोड length built in a year. So despite of the potential economic slowdown due to the global factors, global recessionary condition, India's highway construction is accelerating at a such pace that it is going to hit a record for the highest ever road length built in a particular financial year. और इसको लेकर के जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ है उसने एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, इंटरनली एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। और टारगेट क्या है कि एटलीस्ट
45 किलोमीटर का हाईवे हर दिन बनाया जाए इस पर्टिकुलर ईयर में, यानी 45 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन पर डे। तो जो एवरेज है वो डिफाइन कर दिया है कि इस स्पीड से काम हो हाईवे कंस्ट्रक्शन का, कि जब एवरेज कैलकुलेट किया जाए तो 45 किलोमीटर पर डे का कंस्ट्रक्शन निकल कर सामने है। और अगर कहा जा रहा है इस पेस से अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे अगर काम करती है तो अप्रॉक्सीमेटली 16,000 किलोमीटर की जो रोड है वो इस ईयर तक डेवलप कर दी जाएगी, एंड दिस विल बी द हाईएस्ट एवर रोड लेंथ बिल्ट रिकॉर्ड बाय एनी इकोनॉमी। हालांकि जो ये एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव सेट किया है ये इसी बैकग्राउंड में सेट किया क्योंकि रिसेंटली जो रोड मिनिस्ट्री है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है, उसने अपना जो स्टेटेड टारगेट था रोड कंस्ट्रक्शन का फॉर पास्ट 2 फिस्कल ईयर वो अचीव नहीं किया। मतलब लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 में जो टारगेट रखे गए थे रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर के, हाईवे कंस्ट्रक्शन को लेकर के, उस टारगेट को अचीव करने में मिनिस्ट्री में फेलियर देखने को मिला है। मिनिस्ट्री जो है वो फेल हो गई है। कितना टारगेट रखा गया था? फॉर अचीविंग अ रिकॉर्ड ऑफ 13,298 किलोमीटर इन पैंडेमिक स्ट्राइकन ईयर। तो 2021 में ये टारगेट रखा गया था कि 2022 और 23 में अप्रॉक्सीमेटली 13,298 किलोमीटर की जो रोड है वो या जो हाईवेज हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 36.4 किलोमीटर पर डे के एवरेज के हिसाब से, यानी 36.4 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन पर डे के हिसाब से ये टारगेट सेट किया गया था। और कहा जा रहा था कि 13,298 किलोमीटर की रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी जाएगी आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो वो भी फेल किया मिनिस्ट्री ने। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर 22 था उसमें जो ये टारगेट था इसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया गया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, और ये 29 रहा जो कि टारगेट था 36 का। जो एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो 29 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, और ऐसा कहा जा रहा है कि 23 में भी अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस सेम एवरेज ही मिनिस्ट्री ने अचीव किया। तो पिछले लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से मिनिस्ट्री जो है वो कंटिन्यूसली फेल हो रही है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। इसीलिए इस बार फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया है अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर पर डे का, यानी 36 नहीं अचीव कर पाए तो इस बार हम 45 इस फाइनेंशियल में 45 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे। और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 16,000 किलोमीटर का जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो एक फाइनेंशियल ईयर में, एक ईयर में कर पाएगी, एंड दैट विल बी द हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड फॉर एनी इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रोडवेज और हाईवेज कंस्ट्रक्शन। तो मिनिस्ट्री का ये मानना है कि इस पर्टिकुलर करंट ईयर में जो अवार्ड्स हैं प्रोजेक्ट्स के, उनकी इनमें हमें इम्प्रूवमेंट या उनकी स्पीड में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर वेदर जो पैटर्न है, वेदर कंडीशंस जो हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा काम को इम्पैक्ट नहीं करती हैं तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो इस टारगेट को अचीव कर पाएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। हालांकि वो आगे देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। न्यू डेटा प्रोसेसिंग यूनिट टू स्ट्रीमलाइन कॉप फाइलिंग्स। सो कॉरपोरेट फाइलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्विक करने के लिए, स्मूदन करने के लिए या सीमलेस करने के लिए जो इंडिया है उसमें सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश करी जा रही है। तो जो अपकमिंग सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो कॉरपोरेट फाइलिंग को क्विक बना देंगी और स्मूदन कर देंगे, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल के लिए जो कॉर्पोरेट फाइलिंग्स है उसका जो टास्क है वो स्कैटर्ड है रीजनल ऑफिसेस में। तो ऐसा कहा जा रहा है जो अपकमिंग डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं दे विल इंश्योर द क्विक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रूवल ऑफ कॉर्पोरेट फाइलिंग। तो इंडिविजुअल जो इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं उनका ये कहना है कि जो रीजनल ऑफिसेस में अभी जो टास्क पूरा स्कैटर्ड है, अलग अलग रीजनल ऑफिस अलग अलग तरह का काम परफॉर्म करते हैं, इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा थ्रू दिस सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके बाद जो रीजनल ऑफिस हैं वो इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट का जो उन पर बर्डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IICA भी बोलते हैं, उसके मानेसर प्रेमाइसेस में जो कि हरियाणा में है उसमें ये सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो स्टैब्लिश करी जाएंगी। बेसिकली अगर हम देखें IICA का तो ये
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से अटैच्ड एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम यह है कि रिसर्च कंडक्ट कराना, ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, जो पीपल हैं, जो स्किल्स हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना सो दैट दे कैन क्वालिफाइड टू बिकम द डायरेक्टर्स ऑन कंपनीज बोर्ड। तो बहुत सारे इसके काम हैं IICA के, ट्रेनिंग करना, रिसर्च और ये डायरेक्टर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। इसी इंस्टीट्यूट में ये जो सेंट्रलाइज डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, फिलहाल के लिए मानेसर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं ये इस्टेब्लिश करी जाएंगी और इनके थ्रू जो कॉरपोरेट फाइलिंग्स है वो ईज हो जाएगी। अगर हम ये डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स या डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स की बात करें तो इसी यूनियन बजट में यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के ही यूनियन बजट में यूनियन फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने इस डेटा प्रोसेसिंग यूनिट का अनाउंसमेंट किया था। हालांकि जो डिटेल्स थी वो कैसे क्या होगा, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रोसेस फ्लो और एग्जिस्टिंग जो अप्रूवल सिस्टम है उसको थोड़ा सा शॉर्टन कर देगा, स्मूथ अप कर देगा। तो कुछ मेन फॉर्म है जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा डिस्क्लोजर से रिलेटेड, कुछ फॉर्म्स हैं जो सीधे सेंट्रलाइज फैसिलिटी में जाएंगे। तो बहुत सारे अभी डिटेल्स इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डिस्क्लोज नहीं करेगी, बट ऐसा ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है यही कहा गया कि जो कॉर्पोरेट फाइलिंग से वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगी और लेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। TCS टू गिव 12 to 15% सैलरी हाइक टू टॉप परफॉर्मेंस। तो जहाँ पर जो कंपनीज हैं वो ले ऑफ कर रही हैं, वहीं उसी पर्टिकुलर कंटेक्स में TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो इंडिया की लार्जेस्ट IT फॉर्म है, इज सेट टू गिव इट्स टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉय द सैलरी हाइक ऑफ 12 to 15%। तो उन्हें ऑन बोर्ड रखने के लिए, उन्हें रिटेन करने के लिए 12 से 15% तक का सैलरी हाइक देगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी। किसको? अपने टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को, सबको नहीं, जो टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी के इस मूव से जो जॉब मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो कंपनी का एट्रिशन रेट है, जो हाई एट्रिशन रेट कंपनी फेस कर रही है, वो भी जो अभी करंटली 20% है वो भी रिड्यूस होगा। एट प्रेजेंट 13 to 40% इज द सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर। तो सेकेंड हाफ, इस फिस्कल ईयर के जो सेकेंड हाफ है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14% तक का एट्रिशन रेट कंपनी जो है एंटिसिपेट कर रही है बाय दिस मूव। करंट जो एट्रिशन रेट है, एम्प्लॉय एट्रिशन रेट, वो 20% है और कहा जा रहा है कि अगर ये 12 से 15% का सैलरी हाइक देती है TCS तो ये रिड्यूस होकर के 13 से 14% रह जाएगा। एट्रिशन रेट मीन्स एम्प्लॉय एट्रिशन रेट मीन्स कंपनी the employee leaving the company, number of employee leaving the company for a particular period of time। और किसी भी कंपनी के लिए एम्प्लॉय अगर छोड़कर जाते हैं तो दैट इज़ अ कॉस्टली अफेयर, क्योंकि एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और रिटेंशन के कई सारे एक्सपेंडिचर लगे होते हैं। तो कंपनी के लिए, स्पेशली नॉलेज ड्रिवन कंपनी, IT, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन सब के लिए एम्प्लॉय एट्रिशन, हाई एम्प्लॉय एट्रिशन इज नॉट अ गुड थिंग। और करंटली TCS में 20% एम्प्लॉय एट्रिशन रेट चल रहा है, जिसको रिड्यूस करने के लिए TCS ने ये मूव लिया। लेट अस सी कि इस पर्टिकुलर सैलरी हाइक से अगर एट्रिशन रेट कम होता है कि नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नॉर्मल रेंज टू लिफ्ट रूरल डिमांड फॉर FMCG फर्म्स। तो स्काई मेट की डिमांड, स्काई मेट के मानसून प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। IMD का जो मानसून को लेकर के प्रोजेक्शन है उसको हमने डिस्कस किया। और एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर मानसून जो है वो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल रहता है, सो दिस नॉर्मल रेन इज गोइंग टू बूस्ट द रूरल डिमांड फॉर FMCG फर्म्स। तो अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें, रूरल डिमांड की बात करें, तो कई सारे सेक्टर में तब ये कहा जा रहा है कि रूरल डिमांड जो है वो सेक्टर को ग्रो करे, क्योंकि जो अर्बन डिमांड है वो सैचुरेट हो गई, जो अर्बन एरिया में जो डिमांड है वो सैचुरेट हो चुकी है। अब रूरल इकोनॉमी में कंपनीज भी जो अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो उसी तरीके से मॉडिफाई कर रही है। दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रूरल डिमांड, दे आर नाउ फोकसिंग टूवर्ड्स द रूरल डिमांड मोर, क्योंकि कई सारे सेक्टर में जो अर्बन एरिया है वहाँ पर जो डिमांड है वो सैचुरेट होती हुई, डिक्लाइन होती हुई दिख रही है, और FMCG में उनमें से एक है। तो ये एक्सपर्ट का कहना है कि अगर नॉर्मल रेन होती है तो FMCG फर्म्स के लिए जो रूरल डिमांड है वो पिकअप करेगी। व्हाट इज FMCG? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। सो लेट अस सी कितना एक्चुअली मानसून होता, कितनी रेन होती है और कितना जो डिमांड है वो पिकअप करती है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। सेफ हार्बर फॉर सोशल मीडिया फर्म्स मे बिकम नैरोअर।
तो डिजिटल इंडिया बिल को लेकर के बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा है और गवर्नमेंट जो है डिजिटल इंडिया बिल पर बहुत टाइम से काम कर रही है। हालांकि एक बार डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन बिल को लेकर के भी आई थी गवर्नमेंट, लेकिन बहुत सारे अपोजिशन के बाद गवर्नमेंट ने वो बिल था वो वापस ले लिया था। तो नाउ गवर्नमेंट इज़ अगेन वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर डिजिटल इंडिया बिल। और ऐसी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इज रीड्रॉइंग द कंटूर्स ऑफ सेफ हार्बर दैट इज प्रोवाइडेड टू इंटरनेट इंटरमीडियरीज। तो बेसिकली यहाँ पर जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं और जो अदर टाइप्स के जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको इंटरनेट इंटरमीडियरीज के नॉमेनक्लेचर से उनको डिफाइन किया गया है और कई सारे कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर डाली गई। अगर उनके प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश होता है जो कि एंटी सोशल है या किसी तरह के वॉयलेंस को इंसाइट करता है, तो उसके लिए जो इंटरनेट इंटरमीडियरी है, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, जो सोशल मीडिया प्रोवाइडर है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। हालांकि कई सारे सेफ हार्बर सेफ जो प्रोविजंस हैं वो भी इसमें डाले गए, बट जो अभी करंटली डिजिटल इंडिया बिल पर जो काम चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो ये सेफ प्रोविजन सेफ हार्बर जो इंटरमीडियरीज को प्रोवाइड किए गए थे इंक्लूडिंग सोशल मीडिया कंपनीज, दैट आर गवर्नमेंट इज एक्चुअली रीडिफाइनिंग दोज पर्टिकुलर safe harbor or the exemption that has been provided to internet intermediaries। और अगर ये जो सेफ हार्बर या एग्जम्पशंस जो प्रोवाइड किए गए थे, जो सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए थे सोशल मीडिया और इंटरनेट इंटरमीडियरीज को अगेंस्ट द कंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इसको गवर्नमेंट दोबारा से डिफाइन करती है तो डेफिनेटली तो किसी भी अनलॉफुल कंटेंट के लिए जो यूज़र जनरेटेड अनलॉफुल कंटेंट है उसके लिए इन सोशल मीडिया कंपनीज के अकाउंटेबिलिटीज़ जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा अगर इस पर्टिकुलर सेफ हार्बर को जो प्रोविजन से जो एग्जम्पशन से जो प्रोवाइड किए गए थे इंटरनेट इंटरमीडियरीज को, अगर इन पर गवर्नमेंट दोबारा काम करती है, और जो कि कर रही है ऐसा कहना है जो पीपल अवेयर है इस पर्टिकुलर डिजिटल इंडिया बिल ड्राफ्टिंग प्रोसेस को लेकर के। तो ऐसे क्या क्या एग्जम्पशंस थे, ऐसे क्या क्या सेफ गार्ड्स थे जिसके तहत इंटरमीडियरीज पर इंटरनेट इंटरमीडियरीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को थोड़े से रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए गए। तो अगर हम बात करें एनोनिमिटी और नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द यूज़र, इट मीन्स अगर कोई भी ऐसा अनलॉफुल कंटेंट पब्लिश हुआ है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उसके यूज़र को, वो यूज़र जो है वो एनोनिमस है, उसको ट्रेस नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए जो सोशल मीडिया कंपनीज थी, जो इंटरमीडियरीज थी, उनको थोड़ा सा कम, उन पर कम जिम्मेदारी डाली गई थी, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया था। लेकिन अब यही जो रिलैक्सेशन है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो नया प्रोविजन आ रहा है, जो नया बिल जिस पर गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। इट मीन्स एनोनिमिटी और नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ यूज़र्स को लेकर के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं दे no longer exist after any enactment of digital India bill। it means इसमें जो नया बिल आएगा उसमें anonymity और non traceability of users को लेकर कोई भी clause नहीं होगा। it means किसी भी unlawful content के लिए वो social media company, वो intermediary जो है वो responsible होगा। so the proposed legislations that seeks to replace the India's primary digital law information technology IT 2000, जो नया हमारा बिल आ रहा है, जो डिजिटल इंडिया बिल आ रहा है, ये हमारा IT एक्ट 2000 को ऐसा कहा जा रहा है रिप्लेस करके लाया जाएगा और उसमें डेटा प्राइवेसी को लेकर के बहुत सारे प्रोविजंस डाले जा सकते हैं। तो प्राइमरी डिस्कशन में फ़िलहाल के लिए जो प्रोविजंस हैं जिसमें गवर्नमेंट अभी नेगोशिएट कर रही है उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लायबल बनाया जाएगा फॉर एनी अनलॉफुल कंटेंट इवन पोस्टेड बाय नॉन वेरीफाइड यूजर्स अकाउंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। इट मीन्स अब जो सोशल मीडिया कंपनीज बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के हाथ नहीं खड़े कर सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कोई भी यूज़र कुछ भी पोस्ट कर दे। नाउ सोशल media companies, social media intermediaries will be responsible for the content that has been posted on their platforms। हालांकि इसको सेफ गार्ड करने के लिए जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी यूज़र वेरिफिकेशन का जो मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट कर दिया है, इसलिए ताकि जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है उसको वेरीफाई किया जा सके और किसी भी कंटेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूज़र तक ही रखी जाए, जिससे कि यूज़र को प्रॉपरली, अगर यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म होगा तो यूज़र को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, यूज़र जो है वो नॉन ट्रेसेबल नहीं होगा, तो वो जो भी कंटेंट पोस्ट करेगा उसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी जो है वो उसी पर होगी, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज या कंपनी पर नहीं होगी। लेकिन जो नया जो एक्ट आ रहा है डिजिटल इंडिया को लेकर के, उसमें क्लियरली गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर नॉन ट्रेसेबल है यूज़र और उसने कोई ऐसा अनलॉफुल कंटेंट वीडियो या पोस्ट डाला है, तो अगर आप उसे नहीं ढूंढ पा रहे तो इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेटर है कि आप हर यूज़र को जिसको आप अपने प्लेटफॉर्म में एंट्री दे रहे हैं उसको प्रॉपरली वेरीफाई करें। एंड विद दिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विल बी लायबल टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक डाउन द सोर्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। और गवर्नमेंट भी जो है प्रोएक्टिवली इन सारे कंटेंट को मॉनिटर कर पाएगी और किसी भी तरह के जो सोशल, लीगल, इलीगल, अनलॉफुल कंटेंट जो हमें आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो सोशल अनरेस्ट को लेकर के हो, चाहे वो रॉइट्स क्रिएट करने के लिए हो, या किसी भी तरह वॉलेंस को लेकर के हो, वॉलेंस इंसाइट करने को लेकर के हो, वो सबके कंटेंट में हमें आगे आने वाले टाइम में हमें रिडक्शन देखने को मिल सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज करेंटली एग्जामिनिंग द सिमिलर लॉज इन अदर कंट्रीज, कि इसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के दूसरे जो काउंटर पार्ट कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें किस तरीके के लॉज हैं और वहाँ पर जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं, इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी कितनी लाइबिलिटीज़ डाली गई हैं, जिससे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सेफ हार्बर प्रोविजन को लेकर के उनको अडॉप्ट किया जा सके। तो अदर कंट्रीज़ में क्या प्रोविजंस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, स्पेशली सेफ हार्बर प्रोविजंस को लेकर के, उनको अभी गवर्नमेंट जो है वो एग्जामिन कर रही। लेट अस सी, जब प्रॉपर बिल आ जाएगा तो हम ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। सो दिस इज़ द प्राइमरी डिस्कशन ऑन डिजिटल इंडिया एक्ट इंडिकेट्स। सो अभी के लिए सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज हैं, कंपनीज, दे विल बी लायबल फॉर द कंटेंट बाय एनी एनोनिमस अकाउंट। पॉलिसी टू इनकरेज द वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स। हालांकि कंपनीज ने मैंडेटरी वेरिफिकेशन, कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्होंने मैंडेटरी वेरिफिकेशन जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंस ग्लोबल पब्लिक गुड वाया एडिशनल रिसोर्स एलोकेशन FM। तो G20 के एक्सपर्ट ग्रुप के डिस्कशन में, मीटिंग में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में MDBs भी बोलते हैं, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और क्यों उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं? क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का ये मानना है कि किसी भी तरह के पब्लिक प्रोजेक्ट्स को या पब्लिक गुड्स को की जो फाइनेंसिंग होती है, जो कि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक के लिए डेवलप किया जा रहा है, उसके लिए जो फाइनेंसिंग करनी होती है वो रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट करके नहीं करनी चाहिए। मतलब कि किसी एक सोशल सिक्योरिटी एरिया से उठा करके उस दूसरे सोशल सिक्योरिटी एरिया में फाइनेंसिंग नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास एडिशनल रिसोर्सेज हैं उनको जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई दूसरा सेक्टर इम्पैक्ट ना करे। तो बेसिकली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि जो पब्लिक गुड्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो फाइनेंसिंग है वो स्मूदन हो सके। होता क्या है कि अदर जनरली किसी भी सोशल सिक्योरिटी या सोसाइटल एरिया में कोई इन्वेस्टमेंट होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो क्या करते हैं, जो अदर फोकस एरिया होते हैं MBD के, वहाँ से पैसा उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता। तो उसी को लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इस तरह की फाइनेंसिंग से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होना, क्योंकि जो अदर फोकस एरिया है फिर वो इम्पैक्ट करेंगे। सो बेटर द सब्स्टिट्यूटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द अदर फोकस एरिया ऑफ MBD, द MBD should decide to allocate the additional resources so that every sector, every societal sector, public good will get the equal funds or necessary fund at a necessary time. और इसी के लिए एक 9 मेंबर एक्सपर्ट ग्रुप था जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो उसमें कई सारे एरिया से अगर हम देखें, हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो भी हैं उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट ग्रुप में, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो कई सारे एरिया से जो एक्सपर्ट की ग्रुप बनाया गया था, 9 मेंबर का ग्रुप। एंड दिस एक्सपर्ट ग्रुप हेल्ड इट्स फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग इन वॉशिंगटन DC। तो वर्ल्ड बैंक और IMF की जो फंड स्प्रिंग मीटिंग है उसके साइड लाइन में या साइड बाय साइड ये मीटिंग चल रही थी, जहां पर ग्रुप ने बताया कि दे आर एग्रीइंग विद आवर फाइनेंस मिनिस्टर्स proposed approach that not to deflect resources from the World Bank first two priorities to eliminate the extreme poverty and promoting the shared prosperity and focus on raising additional resources for proposed third goal of creating the global public good। तो basically
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं उनको लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि जो जितने भी गोल्स हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट 2 गोल्स को अचीव करने के लिए जो अदर लास्ट गोल्स हैं उनका जो फंड है वो उसमें हम रीअलोकेट कर दें। नो, दिस रीअलोकेशन शुड नॉट बी डन। इफ़ यू वांट टू अचीव 3rd and 4th and 5th गोल, उनके लिए एडिशनल रिसोर्स जनरेट करिए, और जो फर्स्ट और सेकंड का जो गोल है उनके लिए भी एडिशनल सेपरेट रिसोर्स एलोकेशन आप करिए। फर्स्ट गोल्स को या फर्स्ट प्रायोरिटाइज गोल को या सेकंड प्रायोरिटाइज गोल को अचीव करने के लिए प्रायोरिटी पर हैं। जो हम अदर गोल्स हैं, जो अदर फोकस एरिया हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। SBI अप्रोचेस SC फॉर क्लैरिटी ऑन पर्सनल हियरिंग फॉर डिफॉल्टर्स। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दी थी डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए, बैंक्स जो हैं अपने अकॉर्डिंग अपने जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो NPA अकाउंट्स हैं, उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसके अगेंस्ट रूलिंग दी थी कि बैंक्स जो हैं उनको यूनिलैटरली या बिना जो बोरोवर्स हैं उनको सुने हुए, उनको एटलीस्ट एक हियरिंग की चांस देनी चाहिए। बिना उनको सुने हुए आप उनको डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में नहीं डाल सकते हैं। इसी पर्टिकुलर वर्डिक्ट को लेकर के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक एप्लीकेशन फाइल करी। हालांकि उस न्यूज़ को भी हमने कवर किया था। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की उस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के बारे में रिसेंटली हमने कवर किया था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि बैंक जो है वो यूनिलैटरली किसी भी अकाउंट को डिफॉल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। उन्हें बोरोवर को एक चांस देना पड़ेगा अंडर द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, कि उनको सुना जाए कि वाई क्यों उनके अकाउंट को डिफॉल्ट या NPA ना डिक्लेयर किया जाए। तो इसी इशू को लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, एपेक्स कोर्ट से पूछा है कि जो रीसेंट डायरेक्टिव्स हैं बैंक्स के लिए कि वो डिफॉल्टर्स को सुने, उनको अपनी बात कहने का मौका दे बिफोर क्लासीफाइंग देयर लोन अकाउंट एज फ्रॉड एज डिफॉल्टर। तो उसको लेकर के क्लैरिटी मांगी है। तो 13 अप्रैल को SBI ने जो प्ली फाइल करी है, जो पिटीशन फाइल करी है, उनको लेकर के SBI का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर रूलिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इस पर्टिकुलर रूलिंग के बाद हो सकता है कई सारे जो डिफ़ॉल्टर्स अकाउंट हैं, जो फ्रॉड अकाउंट हैं, वो वापस से सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाएं और वो ये कहें कि हमसे कोई हेयरिंग नहीं ली गई, हमसे कुछ नहीं पूछा गया और यूनिलैटरली बैंक ने हमारे अकाउंट को डिफ़ॉल्ट और फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। तो कई सारे केसेस और पटिशन देखने को मिल सकती है। एंड देयर डिफ़ॉल्ट हैज़ सब्सटेंशियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वीकनिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक। इन स्पाइट ऑफ दैट वी कैन नॉट डिक्लेयर देम एज फ्रॉड विदाउट हेयरिंग देम। जब बैंक का SBI का कहना है कि जब क्लियरली हमें दिख रहा है कि पर्टिकुलर अकाउंट जो है फ्रॉड है, उसने अपना प्रिंसिपल अमाउंट, अपना इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं किया है, किसी फ्रॉड कोलेट्रल को रखा है, तो क्यों ना हम उसे यूनिलैटरली फ्रॉड या डिफॉल्ट अकाउंट डिक्लेयर करें। वाई टू हियर द पर्सन और द डिफॉल्ट पर्सन। सो बैंक्स हैज sought to limit the scope of personal hearing। जो पर्सनल हेयरिंग जो वर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया है, इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन मांगा। और SBI ने यह भी बोला है दैट लेंडर शुड बी अलाउड टू शेयर ओनली रेलिवेंट एग्जैक्ट और एक्सट्रैक्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट विद द बोरोवर्स। इट मीन्स अगर आप बोरोवर से या पर्सनल हेयरिंग कर रहे हैं तो आपको बोरोवर या जो अकाउंट होल्डर है उसको बताना पड़ेगा कि वाई यू आर डिक्लेयरिंग हिज और हर अकाउंट एज अ डिफॉल्ट और एज अ फ्रॉड। तो उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग आ सकती हैं। तो इसको लेकर के भी SBI ने बोला है कि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात है तो बैंक केवल रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ही शेयर करेगा फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बोरोवर से शेयर नहीं करी जाएगी, कोई पूरी रिपोर्ट जो ऑडिट की वो नहीं शेयर करी जाएगी, केवल एब्स्ट्रैक्ट जो है वही शेयर किया जाएगा। बोरोवर को केवल यही बताया जाएगा कि क्यों उसका अकाउंट जो है वो फ्रॉड और डिफॉल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है और क्यों ना डिक्लेयर किया जाए, गिव अस योर रीज़न। तो केवल एक अपॉर्चुनिटी देने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसको लेकर के SBI ने बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मांगी। व्हाट इज़ दिस पर्सनल हेयरिंग ऑल अबाउट। जो इन्फॉर्मेशन हमें बोरोवर को देनी पड़ेगी ऑडिट की वो क्या होगी, कितनी देनी पड़ेगी, और बोरोवर की हम कितनी बात सुने, वो क्या क्या क्लेम कर सकता है। तो इसको लेकर के SBI ने अपने कुछ सजेशन भी दिए और कुछ क्लैरिफिकेशन भी मांगे सुप्रीम कोर्ट से अपने रिसेंट वर्डिक्ट को लेकर के व्हाट इज़ दिस पर्सनल शेयरिंग। और जो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे केवल उसी के बेसिस पर हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे बोरोवर का, केवल उसी के बेसिस पर ही उसकी बात को सुना जाएगा। जो अदर इशूज़ हैं उनको अगर हम इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन या डिस्कशन में लाएंगे तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विल बिकम कम्बरसम। तो नेचुरल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए फिलहाल के लिए
एक क्लैरिफिकेशन मांगा है सेबी ने। तो इट सेबी सीक्स द लिमिट ऑफ स्कोपिंग द पर्सनल हियरिंग। पहले तो आप पर्सनल हियरिंग को स्कोप को लिमिट करिए, इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट ही शेयर किया जाएगा। एंड लेंडर्स विल बी अलाउड टू डिसाइड द टाइम फ्रेम फॉर दिस एडजुडिकेशन, कितना टाइम रखना है इस हियरिंग के लिए, इसके बाद किस तरीके से इसकी प्रोसेस होगी, किसको ऑपरेशनल करना है, सबको लेकर के एसबीआई जो है वो क्लैरिफिकेशन भी मांग रहा है और अपने सजेशन भी दिए। तो लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल। स्टार्टअप्स टू गेट कॉमन डेफिनेशन एट जुलाई मीट, दिस न्यूज वी हैव कवर्ड इन मिड सेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूएस इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 23 एट $128.85 बिलियन। तो यूएस जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के फॉर्म में इमर्ज हुआ है फॉर 22 to 23। तो इकोनॉमिक टाइज दोनों कंट्रीज के बीच में इंप्रूव हो रही हैं और अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड डेटा बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री, द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज हैज इंक्रीज्ड बाय 7.65%। 7.65% से दोनों ही कंट्रीज यूएस और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो इंक्रीज किया है। अप्रॉक्सीमेटली $128.55 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोनों ही कंट्रीज में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 23 में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में कितना ट्रेड हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली $119.5। सो 119.5 से इंक्रीज करके 128.5 पहुंच गया है दोनों ही कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट टू यूएस हैज इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 2%, while the import grew by 16%। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट जो है वो केवल 2.8% से इंक्रीज किया है। इंडिया ने एक्सपोर्ट जो किया है वो 2.8% से ज़्यादा किया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, जबकि जो इंपोर्ट किया है वो 16% ज़्यादा किया है। तो इसी पर्टिकुलर डेटा के साथ जो यूएस है वो इंडिया का टॉप और बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा फाइनेंशियल ईयर 23 में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एचडीएफसी बैंक लुक्स टू go on with branch opening spree in financial year 24। So after opening close to 1,500 branches in financial year 23, now HDFC Bank, that is the country's largest private bank, is still going to expand its branch network with the same speed into this financial year यानी financial year 24। So financial year 23 में approximately 1,500 जो ब्रांचेस थी वो ओपन करी हैं एचडीएफसी ने। एक्सपेंशन, ह्यूज एक्सपेंशन किया है और यही एक्सपेंशन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो है वो जो बैंक अपने डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, ब्रांच एक्सपेंशन के थ्रू अपना डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करेगा। तो आगे आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में भी सेम स्पीड से ही एक्सपेंशन का प्लान एचडीएफसी का है। एज ऑफ March 31, 2023, HDFC Bank has approximately 7,821 ब्रांचेस। तो 7,821 ब्रांच हैं HDFC के पास इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल, जो कि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 22 तक अप्रॉक्सीमेटली 6,342 थी। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि सेम स्पीड से यानी 1,000-2,000 ब्रांचेस और डाल सकता है बैंक। तो जो अपना ब्रांच ओपनिंग स्प्री है वो कंटिन्यू रखेगा एचडीएफसी इस फाइनेंशियल ईयर में भी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू want the financial related update, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you like the initiative, please share it among your friends and social circle. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.